जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप एक अकाउंटेंट हैं, एक बिजनेसमैन है, एक टैक्स प्रोफेशनल हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही काम की आने वाली है। आप लोगों को पता होगा 31 मार्च जैसे ही आता है बहुत तरह की फॉर्मेलिटीज हमें करनी होती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी टैक्स ऑडिट के अंदर, आपके बिजनेस के अंदर आपको पेनल्टी ना लग जाए, आपके खर्चे डिसअलाउ ना हो जाए, तो दोस्तों इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। आज हम बात करेंगे ऐसा कोई भी पैसा जो आपको सन्ड्री क्रेडिटर्स को पे करना है और आप उसको पे नहीं करते हो तो ये डिसअलाउ हो जाने वाला है। दोस्तों जैसे आपने सुना होगा एक माता पिता अपने छोटे बच्चे का ध्यान रखते हैं, वैसे ही भारत सरकार एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस का ध्यान देती है। तो उन्हीं के इस ध्यान देने के लिए दोस्तों एमएसएमई का एक क्लासिफिकेशन सबसे पहले मैं बता दूं। एमएसएमई होते कौन है दोस्तों? एमएसएमई के अंदर माइक्रो, स्मॉल और मीडियम तीन कैटेगरी, तीन टाइप बांटे गए हैं और उनको किस किस आधार पर माना जाता है। एक होती है इन्वेस्टमेंट कि कितनी प्लांट एंड मशीनरी उन्होंने अपने बिजनेस में लगा रखी है। एक होता है टर्नओवर कि कितनी उनकी सेल आ रही है। दोस्तों पहले क्या लिमिट थी और बाद में क्या लिमिट है? यहाँ पे 2.5 गुना उस लिमिट को बढ़ा दिया है। इन्वेस्टमेंट की लिमिट को 2.5 गुना बढ़ा दिया है और इसके बाद में टर्नओवर की लिमिट है, देखिए दोस्तों, इसको 2 गुना बढ़ा दिया है। अब ऐसा कोई भी बिजनेस जिसकी 2.5 करोड़ रुपए तक की इन्वेस्टमेंट है वो माइक्रो में आ जाएगा, 25 करोड़ रुपए तक की इन्वेस्टमेंट है स्मॉल में आ जाएगा और 125 करोड़ तक वाले मीडियम में आ जाएंगे। अब टर्नओवर की बात करें दोस्तों, 5 करोड़ से ये 10 करोड़ वाले आ जाएंगे माइक्रो के अंदर, 100 करोड़ वाले आ जाएंगे स्मॉल के अंदर और 500 करोड़ वाले आ जाएंगे मीडियम के अंदर। अब आप कहेंगे कि सर ये बताने से हमें क्या फायदा मिलेगा? अब ये देखिए दोस्तों, ऐसा कोई भी बिजनेस वाला था जो पहले 50 सीआर वाला था, ये देखिए ये स्मॉल में आता था, अब ये 100 तक वाला स्मॉल में आएगा। पहले क्या होता था, 50 से ऊपर वाला कोई निकल गया वो मीडियम में आता था और ये मीडियम पर ये रूल ही नहीं लागू होता है। तो काफी तरह की चेंजेस आ गए हैं दोस्तों, आपको इन सभी चीजों को ध्यान देना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि दोस्तों ये आपका जो खर्चा डिसअलाउ कैसे होने वाला है। सबसे पहले तो अगर आपकी टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होती है दोस्तों, सेक्शन 44 एडी की बात करेंगे। बहुत सारे लोग इसके ऊपर भी अभी अपने व्यूज देते हैं कि 44 एडी में भी ये डिसअलाउ होने वाला है, क्योंकि वहां पर तो आपके सारे के सारे खर्चे वैसे ही डिसअलाउ हो जाते हैं। सेक्शन 58 हो जाएगा ये नए वाले सेक्शन के अंदर, जो नया इनकम टैक्स एक्ट आएगा। तो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन जो व्यक्ति कर रहा है, इफ यू हैव परचेज्ड सम गुड, आपने कोई माल खरीदा है या कोई सर्विस खरीदी है और अमाउंट अभी तक पेंडिंग है, उस व्यक्ति को आपने पैसा नहीं दिया है, आपने उधार माल खरीदा था और वो आपका पैसा 31 मार्च तक भी पेंडिंग रह गया है। बात करें अगर 2026 है इस साल वाला, तो 2026 तक है, देन यू माइट नीड टू पे टैक्स ऑन एंटायर आउटस्टैंडिंग अमाउंट। अब इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? एक व्यक्ति था, उससे आपने 10 लाख रुपए का माल खरीद लिया और काफी टाइम हो गया आपने उसको पेमेंट नहीं दी। 31 मार्च 2026 आया, मान लीजिए आपने 1 लाख की पेमेंट दे दी, अब उसका 9 लाख रुपए की पेमेंट बकाया है, तो ये 9 लाख रुपए आपकी इनकम में जुड़ जाएगा और आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ जाएगा। लेकिन रूल्स को समझना जरूरी है दोस्तों। इनकम टैक्स एक्ट 1961 खत्म हो जाएगा 31 मार्च को और 2025 वाला एक्ट है ये 1 अप्रैल से ही लागू हो जाने वाला है। रूल तो सेम से रहेंगे, पहले भी इनकम होती थी तो टैक्स देना पड़ता था, अब भी इनकम होगी तो टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन सेक्शंस रीनंबर्ड हो गए हैं, सब चेंज हो गए हैं। पहले 43BH सेक्शन होता था, अब दोस्तों 37(2)G हो गया है। इस सेक्शन के अंदर अब आपका खर्चा डिसअलाउ होने वाला है, तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। तो ये जो 43B एप्लीकेबल होगा माइक्रो और स्मॉल के अंदर, ये दोस्तों मीडियम में लागू नहीं होगा, क्योंकि मीडियम, इसकी जो स्मॉल की कैटेगरी को भी बढ़ा दिया है तो मीडियम तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं है। एक्सपेंसेस अलाउ ऑन पेमेंट बेसिस नॉट ऑन एक्यूरल बेसिस। इसका क्या मतलब हुआ? कोई आपने किसी से माल खरीदा तो आपका खर्चा ही माना जाता है बिजनेस का, या किसी से कोई सर्विस ली तो जब आप पेमेंट दे देंगे तब भी आपको खर्चा लगेगा। इफ योर सेलर और सर्विस प्रोवाइडर फॉल इन दी अबव कैटेगरी, अगर आप एमएसएमई के अंदर माइक्रो या स्मॉल में आते हो और आप उनसे कोई माल ले लेते हो, आप कंपनी हो, एचयूएफ हो, एलएलपी हो, फर्म हो, इंडिविजुअल हो, कोई हो, आप एरा गैरा नत्थू खैरा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंड दे आर रजिस्टर्ड अंडर एमएसएमई। कौन दे आर? सामने वाला व्यक्ति जिससे आपने कोई माल या कोई सर्विस ली थी वो माइक्रो और स्मॉल के अंदर रजिस्टर है, वो सर्विस या गुड्स आपको बेचता है, तो दोस्तों आपको ये जो सेलर है वो मीडियम कैटेगरी में आता है तो लागू नहीं होगा, लेकिन माइक्रो और स्मॉल से कोई माल खरीदते हो तो ये लागू हो जाएगा। तो दोस्तों सेलर शुड बी मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर।
अगर आप ट्रेडर हैं तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आपका मतलब सामने वाला व्यक्ति की बात करेंगे, अपने जितनी भी बात करेंगे, जिससे आप माल ले रहे हो वो या तो मैन्युफैक्चरर है, माल बना करके बेचता है, या सर्विस प्रोवाइडर है, तब दोस्तों आपको ये ध्यान देना है। सेलर ट्रेडर है तो इस एमएसएमई एक्ट इसके ऊपर लागू नहीं होता है, तो टेंशन थोड़ी सी कम हो जाएगी दोस्तों। अब टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट जो देखनी है वो कैसे देखनी है, वैसे तो आईटीआर के अंदर भी आ जाती है, जिसमें प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिसिएशन आ जाता है। टर्नओवर आप जीएसटी के पोर्टल पर भी देख सकते हो। उस व्यक्ति से एमएसएमई का लेटेस्ट सर्टिफिकेट भी मंगा सकते हो। वो बोलता है ना मेरे पास आईटीआर है, ना मेरे पास ऐसा कुछ है, तो दोस्तों आप उसे डिक्लेरेशन ले लें एक वाइट लेटर पैड पर कि मैं एमएसएमई में रजिस्टर नहीं हूँ, या मेरी टर्नओवर मुझे नहीं पता है, ताकि कल को आपके ऊपर कोई बात ना आए। अब दोस्तों कैसे चेक करेंगे, नीड टू आस्क, उससे कंफर्म करना है कि आप अपना लेटेस्ट एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दो। उससे क्या होगा, एक तो उसकी जो कैटेगरी है, माइक्रो है या स्मॉल है, मीडियम है, पता लग जाएगा। ईयर वाइज क्लासिफिकेशन आपको देखना है, 25-26 का उसका क्या क्वालिफिकेशन इसकी कैटेगरी आती है। मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर है तो बढ़िया है, नहीं बताता है तो उसे एक डिक्लेरेशन ले लो कि मुझे नहीं पता है, ताकि आप तो कम से कम वहाँ पे सेफ हो जाओ। अब दोस्तों पेमेंट देते हो तो वहाँ पे आप लिखते हो नीचे T&C अप्लाई, ओमिक जो भूल चूक माफ है, O&C लिख देते हो। तो इसके अंदर अब दोस्तों आपने कोई एग्रीमेंट कर लिया एक व्यक्ति से कि मैं तो तेरे को पेमेंट है 6 महीने के बाद दूंगा, तो ये एग्रीमेंट भी आपका वैलिड नहीं रहेगा। इफ यू हैव परचेज्ड समथिंग, तो दोस्तों आपकी आउटस्टैंडिंग अमाउंट अगर पड़ी है 45 दिन से ज्यादा और आपका 31 मार्च आ गया, तो आप लोगों का वो खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा, आपकी इनकम में, आपके प्रॉफिट में वो जुड़ जाएगा और आपको स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स देना पड़ जाएगा। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए दोस्तों 1 जनवरी 2026 को आपने एक व्यक्ति से माल खरीदा और उसको बोला 4 महीने बाद मैं तेरे को पेमेंट दूंगा, आपने एग्रीमेंट कर लिया। तो अप्रैल, मई, जून, सॉरी आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने का टाइम देना है। लेकिन जैसे ही 31 मार्च आई, यहाँ पे देखा जाएगा क्या 45 दिन से ज्यादा हो गए, जी हाँ 45 दिन से तो ज्यादा हो गए, तो आपका वो खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा, चाहे आपका किसी भी तरह का कोई भी एग्रीमेंट हो। अगर आपने कोई एग्रीमेंट नहीं कर रखा तो दोस्तों और ज्यादा, यहाँ पे सिर्फ 15 दिन बाद ही आपको पेमेंट कर देनी है। 15 दिन के पहले पहले ही 31 मार्च आ गया, आपने उसको पेमेंट नहीं करी, वो अमाउंट आपकी इनकम में जुड़ जाएगा और आपको स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स देना पड़ जाएगा। तो दोस्तों ये किस लिए आया था, एमएसएमई जो छोटे बिजनेसमैन है उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है, कोई नहीं सुनता है, तो इंश्योर करने के लिए कि उनको टाइम से पेमेंट मिल जाए। हो सकता है आप भी एमएसएमई हो, जो बड़े बड़े बिजनेस हैं इनका शोषण करते थे, तो इस तरह से ये एमएसएमई के अंदर भारत सरकार ने ये रूल लेकर के आए हैं। अगर डिसअलाउ हो गया दोस्तों, इफ दिस आउटस्टैंडिंग अमाउंट पेड इन नेक्स्ट ईयर, अब मान लीजिए दोस्तों एग्जांपल और दूंगा मैं आपको, यहाँ पे आपका साल था 25-26, अब एग्जाम्पल वैसे आगे मैंने समझाया भी है, और आपने उस अमाउंट को पे नहीं किया था तो आपकी इनकम में जुड़ जाएगा और आपको टैक्स देना पड़ जाएगा, और अगली बार आप उस पेमेंट को कर देंगे तो आपको खर्चा वापस से क्लेम मिल जाएगा। तो आप बोलेंगे कि सर क्या दिक्कत है इसमें, पहले खर्चा टैक्स लग गया, बाद में टैक्स की छूट मिल जाएगी। तो दोस्तों जब आप अमाउंट पे करेंगे, हो सकता है उस टाइम आपका टैक्स बनता ही ना हो, तो कोई दिक्कत है, बहुत दिक्कत है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, एक करंट ईयर चल रहा है, इसमें आपका प्रॉफिट था 11 लाख रुपए, और आप लोगों ने सुना होगा कि 12 लाख रुपए तक इनकम टैक्स फ्री है, आपका टैक्स था 0, लेकिन डिसअलाउ हो गया कोई खर्चा 5 लाख रुपए का। तो आपने अब क्या करना था दोस्तों, पहले तो आपका टैक्स फ्री था, लेकिन अब 11 और 5 16 लाख पे आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। बात समझ में आ गई, आपको बिना मतलब से टैक्स देना पड़ेगा। अगले साल आपकी इनकम फिर से 11 लाख रुपए थी और उसके अंदर आप 5 लाख की छूट ले लेंगे, छूट लें या ना लें, आपकी 6 लाख पर भी टैक्स फ्री था और 11 लाख पर भी टैक्स फ्री था। तो पिछली बार तो आपका बिना मतलब से टैक्स लग गया। तो इस चीज का ध्यान देना है कि आपको इस रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अब दोस्तों डिसअलाउ कैसे होगा ये खर्चा, सरकार को कैसे पता लगेगा कि आपने एमएसएमई को पेमेंट नहीं दी है? तो एट द टाइम ऑफ टैक्स ऑडिट, जब सीए साहब ऑडिटर आपकी ऑडिट करेंगे, वो डिसअलाउ कर देंगे। ऑडिट रिपोर्ट जो है आपका फॉर्म 3CB 3CD होता था, फॉर्म 26, वो दोस्तों वहां पर अब आपका ये डिसअलाउ कर देगा। वो नहीं कर पाते हैं तो वो नोट डाल देंगे कि मुझे तो इस व्यक्ति ने जो जो इंफॉर्मेशन मांगी थी मुझे दी नहीं गई, ऑब्जर्वेशन, क्वालिफिकेशन डाल देंगे। और जब आपका केस स्क्रूटनी के अंदर आ गया दोस्तों, तब सारा का सारा जवाब, सारा का सारा रिप्लाई आप ही को देना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, अगर 15 दिन या 45 दिन आपके क्रॉस हो गए हैं लेकिन अमाउंट आपकी अभी 31 मार्च से पहले आपने पेड करनी है, तो दोस्तों अलाउड हो जाएगा और आप इंजॉय करेंगे एंटायर ईयर। तो आपको क्या करना है, नीड टू पे बिफोर 31 मार्च। आप 1 अप्रैल 2025 को कोई माल खरीद लें,
कोई दिक्कत नहीं है, पूरे साल उसको चलाएं, लेकिन 31 मार्च से पहले पहले उसको पे कर देंगे तो आपका वो खर्चा लागू हो जाएगा। और दोस्तों ट्रेडर कैन रजिस्टर इन एमएसएमई ओनली फॉर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, सिर्फ लोन लेने के लिए 43BH है वो ट्रेडर्स के ऊपर लागू नहीं होता है। एग्रीमेंट दोस्तों करें या ना करें, इफ एग्रीमेंट इज देयर देन दो मैक्सिमम पीरियड 45 दिन है। आप 90 दिन का एग्रीमेंट बना लो, 100 दिन का बना लो, 500 दिन का बना लो, आपको 45 दिन से ज़्यादा पर ही पेमेंट करनी पड़ जाएगी। और दोस्तों मैक्सिमम बेनिफिट के लिए अगर आपका कोई एग्रीमेंट नहीं है तो उसके लिए 15 दिन है। आप फ्रॉम डेट ऑफ सर्विस या गुड्स आपको जो मिल गए हैं तो एग्रीमेंट कम से कम करा लोगे तो 1 महीने का टाइम तो आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। अब दोस्तों इफ़ पेमेंट मेड आफ्टर 45 डेज बट बिफोर 31 मार्च तो दोस्तों एक अलाउड हो जाएगा। और आपने परचेज 1/10/2025 को की थी लेकिन 31/3/26 से पहले पहले वो पेमेंट कर देंगे तो वो डिसअलाउ आपका नहीं होगा। तो मेन मुद्दा दोस्तों मार्च का है और मार्च वाले दिन आपका वो टाइम नहीं गुजरना चाहिए। दोस्तों ये एप्लीकेबल हो गया था 1/4/23 से, फाइनेंशियल ईयर 23-24, असेसमेंट ईयर 24-25 से ऑडिटर डिसअलाउ कर देंगे आपके एक्सपेंसेस को। मेजर बेनिफिट है वो दोस्तों रजिस्टर एमएसएमई को मिल रहा है, सेलर या सर्विस को ही मिल रहा है, ना तो ये मिल रहा है एक ट्रेडर को और ना ही मिल रहा है माइक्रो स्मॉल और मीडियम वाले को। तो यहाँ पे ऑडिटर का खर्चा दोस्तों, ऑडिटर एक एक चीज़ को चेक करेंगे सीए साहब तो वो बढ़ जाएगा, उनकी बर्डन बढ़ जाएगी। अगर आप उनको डेटा नहीं देते हो वो तो अपना क्वालिफिकेशन नोट डाल देंगे। तो फॉर दोस्तों अकाउंटेंट हो, बिजनेसमैन हो तो आप अपनी स्क्रूटनी कर लें अपने क्रेडिटर्स की, आप उनसे कंफर्मेशन ले लें कि आप एमएसएमई में हो या नहीं हो, रजिस्टर हो। आप अपनी टाइमलाइन चेक करें, 31/3/26 से पहले पहले आपको ये पेमेंट कर देनी है ताकि आपका खर्चा डिसअलाउ ना हो, आपको प्रॉब्लम ना आए। एक और सेक्शन 16 दोस्तों ये एमएसएमई एक्ट का है, इफ देर इज नो एग्रीमेंट तो दोस्तों 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करनी होती है। नहीं करते हो तो एमएसएमई वाला आपसे इंटरेस्ट मांग सकता है 3 टाइम ऑफ द बैंक रेट। तो दोस्तों ये कंपाउंडिंग होगी और इस इंटरेस्ट को आपको अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर खर्चा भी क्लेम नहीं होगा। तो ये भी बड़ा ही खतरनाक सेक्शन है। 43B जो H है ये एप्लीकेबल नहीं होता है अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में ITR 4 भरते हैं। दोस्तों अगर आपने कोई फिक्स एसेट खरीदी, ये सिर्फ माल, गुड्स और सर्विस के लिए होता है। अगर आप एमएसएमई में रजिस्टर ही नहीं है, अगर आपका बकाया 1/4/23 से पहले का है, अगर जिससे आप माल ले रहे हो वो ट्रेडर है और अगर आप जीएसटी कैश बेसिस पर आप अपनी अकाउंटिंग करते हैं तो इन सभी केस के अंदर आपके ऊपर 43BH लागू नहीं होगा। एक दोस्तों ऑब्जेक्शन वाला एक यहाँ पे होता है 15 दिन या 45 दिन में पेमेंट करनी है, लेकिन उससे पहले आपको गुड्स या सर्विस में कोई दिक्कत आई आप ऑब्जेक्शन कर दो और जब तक ये ऑब्जेक्शन सही नहीं होता है तब तक वो 15 और 45 दिन वाला रूल भी लागू नहीं होता है। तो आप अपना ऑब्जेक्शंस भी उठा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। किसी तरह का कोई डाउट हो, क्वेरी हो, क्वेश्चन हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करके, और अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला भी बढ़ा दें। तो इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।